बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है यूएसए अटैक्ड ऑन सीरिया एंड इराक। अब बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी यूएसए ने जब यमन पे अटैक किया था। भाई, यमन पे अटैक क्यों किया था? क्योंकि वो रेड सी में होतीज जो हैं वो शिप्स पे अटैक करते थे। यमन शिप्स पे क्यों अटैक करते थे? क्योंकि इसराइल पे हमला किया गया था और यूएसए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसराइल के साथ फेवर थी, सपोर्ट थी और उसके साथ ताल्लुक था। अब यूएसए ने अटैक किया है सीरिया पे और इराक पे। उसकी भी यही वजूहात है कि इन कंट्रीज को डराया जाए कि वो किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट फलस्तीन के लिए उसकी फेवर में मत शो करें। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन टिक विद ट्रिक के साथ आपको बताने लगा हूं कि भाई ये हमला कैसे करते हैं। यूएसए ने अपनी मिलिट्री और एयर बेसिस मिडल ईस्ट में काफी कंट्रीज में बनाई हुई हैं। उनको थोड़ी बहुत छोटी बहुत फेवर दे के उन इलाकों में, जैसे पाकिस्तान में भी यूएसए ने अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई थी, अफगानिस्तान में यूएसए ने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई थी। तो ऐसे ही अपनी मिलिट्री बेसिस सीरिया, इराक, यमन, कतर, जॉर्डन, इसराइल, इन तमाम इलाकों में जो है यूएसए ने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई थी और वहीं से वो इन कंट्रीज में अटैक करते हैं। अब यूएसए की जो लार्जेस्ट एयर बेस है वो मिडल ईस्ट में किस कंट्री में है? कतर में है। और उसका नाम क्या है? अल उदैद एयर बेस। ठीक है, अल उदैद एयर बेस के बारे में क्वेश्चन वो कैसे करेगा? विच वन इज द यूएसए लार्जेस्ट एयर बेस? Al Udaid Air Base. Where it is located? It is located in Qatar. USA has many air bases in which part of Asia? Middle East, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। तो मिडल ईस्ट में यूएसए की एयर या मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। हम सेकंड बात की तरफ चलते हैं। यमन अपॉइंट्स अहमद अवैध एज प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे कि हम यमन की होतीज की रेड सी में शिप्स के अटैक की बात कर रहे थे, तो उसी के रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर यहाँ पे एडजस्ट किया है कि यमन ने न्यू प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है अहमद अवैध। ये आपको नाम पता होना चाहिए। अब यमन का अहमद अवैध को बताने के दो मकसद थे मेरे यहाँ पे। एक तो न्यू प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो गया और पाकिस्तान एंड यमन की सेम डेट है ज्वाइनिंग की यूएनओ को। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने भी यूएनओ को ज्वाइन किया और 30 सितंबर 1947 को यमन ने भी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। विच डे इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे कहा जाता है। और कौन से दो कंट्री हैं जो सेम डेट को ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने और यमन ने 30 सितंबर 1947 को। अब इस करंट अफेयर इस वीक की कर रहे हैं 3 से 9 फरवरी की। तो फरवरी 6 2023 में अर्थक्वेक तुर्की में आया था और वो लार्जेस्ट बड़ा डिजास्टर था पिछले 100 साल जो सदी है इसके अंदर। जो अहम अहम डिजास्टर थे उसमें एक डिजास्टर जो है फरवरी 6 2023 को आने वाला जलजिला था जो कि तुर्की में आया। अंताकिया कहां पे लोकेटेड है? अंताकिया इज आल्सो लोकेटेड इन तुर्की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी? किस डेट को जलजिला आया, किस जगह पे आया? तुर्की में। और अंताकिया कहां पे लोकेटेड है? यूरोपियन यूनियन आईज ऑन 90% कट टू ग्रीन हाउस गैसेस बाय 2040। भाई, यूरोपियन यूनियन ये चाहती है, आंख रखे हुए है कि उसने 2040 तक ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल 90% कम करना है और 2050 तक उसने आपको कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल कर देना है। मतलब उसने बिल्कुल भी यूज करना छोड़ देनी है। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स को मैंने मिला दिया है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं। जो नॉन साइंस वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए, ऐसी गैसेस जो सतह जमीन का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, सरफेस ऑफ अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, वो कौन सी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेनली कौन कौन सी गैसेस हैं, और मजे की चीज इनकी एब्रीविएशन जो है पीपीएससी और एफपीएससी खसूसी तौर पे पूछता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस। और अगर हम तमाम गैसेस में बात करें तो सबसे मेन गैस, ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CO2। अच्छा, मैं यहाँ पे कंप्यूटर भी आप लोगों को साथ साथ मिला दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। टिक विद ट्रिक में आपको यही मैं फायदा देता हूं कि एक जैसी चीजें याद करना आसान होती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखें, CO2, टू नीचे लिखा हुआ है। जो टू या चीज नीचे लिखी हो आम वर्ड से, उसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट राइटिंग। और अगर यही टू ऊपर लिखा होता तो हम इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट राइटिंग। तो भाई टू नीचे है, सब स्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का साइन। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जो चीज थोड़ा सा नीचे लिखी होती है, और इसका शॉर्टकट की ये कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन। स्टूडेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी वीडियोस और ऐसे लिंकिंग मेथड इंशाल्लाह आपको कोई नहीं बताएगा। तो CO2 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन CH4 इसका फार्मूला है, ओजोन O3, ऑक्सीजन 3 इसका फार्मूला है, निट्रस ऑक्साइड लास्ट करंट अफेयर वीडियो में बताया था N2O लाफिंग गैस भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर में पाई जाने वाली गैस, या AC एयर कंडीशनर में पाई जाने वाली गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, एब्रीविएशन के तौर पे CFC। तो ये चार गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो अब आपको समझ आएगी कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि हम 2040 तक ग्रीन हाउस गैसेस का 90% इस्तेमाल जो है वो कम कर देंगे। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल गैसेस कौन सी होती हैं, या आइटम्स कौन से? रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोयला, और जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जो ऑयल, जो पेट्रोल, जो चीजें हमारे टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स वगैरह, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, और यही हमारा टेम्परेचर जो है वो इनहांस इंक्रीज करते हैं जमीन का। किंग चार्ल्स 3 डायग्नोज्ड विद कैंसर, यहां पे स्टॉप करते हैं। किस प्रेसिडेंट या किस हेड को कैंसर डायग्नोज हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज है। किंग चार्ल्स 3 यूके के हेड को, या कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हेड किंग चार्ल्स 3 को कैंसर डायग्नोज हुआ। अब इसके बाद कौन इस तख्त को संभालेगा? नेक्स्ट इज दी प्रिंस विलियम, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहलाता है। तो बड़े मजे की इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि किसको कैंसर डायग्नोज हुआ? किंग चार्ल्स 3 को। किंग चार्ल्स 3 कब बना था? 6 मई 2023 को। और जो इनके पीछे थी क्वीन एलिजाबेथ 2, वो कब मरी थी? 8 सितंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट डेट से मैंने आपको बताया था, अगर कोई इंपॉर्टेंट कंट्री है यूके, यूएसए वगैरह, तो इनके मरने वाले बंदों की डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए। तो किंग चार्ल्स 3 बना कब था? 6 मई। क्वीन एलिजाबेथ 2 मरी कब थी? 8 सितंबर। किसको कैंसर है? किंग चार्ल्स 3 को। नेक्स्ट कौन बनेगा? नेक्स्ट इज द विलियम, प्रिंस ऑफ वेल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बकिंगम पैलेस एंड 10 डाउनिंग स्ट्रीट बिल्डिंग? बकिंगम पैलेस में जो किंग चार्ल्स 3 या हेड ऑफ यूके रहता है, या रॉयल फैमिली ऑफ यूके आप ये भी कह सकते हैं, वो थोड़ा सा बात को घुमाएगा और क्वेश्चन वही होगा। अब देखें,
हु लिव्स इन बकिंगम पैलेस, या वो क्वेश्चन में दे देगा रॉयल फैमिली, ये भी राइट ऑप्शन है, या किसी और क्वेश्चन को घुमा के कह देगा जी कि हेड ऑफ यूके, इस तरह बता देगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने इस चीज को लगाना है कि रॉयल फैमिली भी वही बात है और हेड ऑफ यूके भी वही बात है, किंग चार्ल्स III भी वही बात है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके रहता है, ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और इस टाइम कौन है? ऋषि सुनाक है जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहा है। 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स इन लॉस एंजल्स। भाई ग्रैमी अवार्ड्स क्या है? ग्रैमी, एम, म्यूजिकल अवार्ड्स, ठीक है। तो 66 में, अब देखिए बड़े मजे की बात है, कॉमन से लोग आम क्या याद करेंगे? ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं? भाई ग्रैमी अवार्ड म्यूजिकल अवार्ड्स हैं, ठीक है ना। बट वो अगली बात पे चला जाएगा, वो पूछेगा ग्रैमी अवार्ड का कौन सा एडिशन हुआ था? तो ये आपको पता हो 66th एडिशन हुआ था ग्रैमी अवार्ड्स का। कहां पे हुआ था? लॉस एंजलिस में। 2024 में ऑस्कर अवार्ड्स, जो एकेडमी पिक्चर ऑफ मोशन साइंस एंड आर्ट्स अवार्ड्स देती है मूवीज वगैरह नॉमिनेशन में, उसका कौन सा एडिशन होगा? 96th। ग्रैमी 66th और मूवीज वाले ऑस्कर अवार्ड जो 1929 से स्टार्ट हुए थे, उनका 96th सेशन होगा। पुलिट्जर अवार्ड या पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? ठीक है, जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक, 3 फील्ड्स में पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है। बुकर, नाम से जाहिर है बुक, तो बुक के रिलेटेड या लिटरेचर के रिलेटेड भी आप कह सकते हैं। तो बुकर प्राइज किसे देता है? लिटरेचर के रिलेटेड, बुकर से बुक प्राइज, बेस्ट बुक। विच प्राइज या विच अवार्ड इज कॉल्ड अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज? जो राइट लिवलीहुड प्राइज है उसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज का नाम भी दिया जाता है। फेसबुक टर्न्स 20, भाई मतलब क्या है कि 2004 में बनने वाली ऐप या जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर था वो 20 साल का हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ सकते हैं भी इस साल कौन सी सालगिरह मनाएगी फेसबुक की। अब क्वेश्चन वही है, अगर आपको फाउंडिंग ईयर याद होगा 2004, तो अब ऑटोमेटिकली 20 ईयर्स पे टिक लगा देंगे। इसी के रिलेटेड यूट्यूब 2005, भाई 2025 में वो पूछेगा यूट्यूब की कौन सी सालगिरह मनाएगी, तो 2005 के हिसाब से 20th या यूट्यूब टर्न्स 20। गूगल कब बना? 1998 में। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टोटल टाइम स्पेंट इन स्पेस। भाई स्पेस में रहने वाला बंदा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस का, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। रशियन कॉस्मोनॉट, नाम याद होना चाहिए, ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। तो इसने सबसे ज्यादा रोस कोसमोस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। इससे पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको तमाम स्पेस एजेंसीज का बताया था जिन्होंने चांद पे कदम रखा हुआ है। नमीबिया प्रेसिडेंट हैगे गैनीगोब वेटरन, मतलब मशहूर फ्रीडम स्ट्रगल, डाइड। भाई कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो मर गया? नमीबिया का, ठीक है। नमीबिया इज लोकेटेड नियर साउथ अफ्रीका, ठीक है। और नाम क्या था? गैनीगोब। मशहूर क्या क्यों था? फ्रीडम स्ट्रगल था। नमीबिया किस कंट्री कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। नमीबिया का जो कैपिटल है वो क्या है? यार बड़ी मजे की, आपको पता है नमीबिया को तोड़ दें, नमी, NAMI, यार हवा में बड़ी नमी है, हवा में बड़ी नमी है। तो हवा, विंड, विंड होक, विंड होक इज द कैपिटल ऑफ नमीबिया। हवा में बड़ी नमी है, हवा टू विंड, विंड होक, एंड नमी टू नमीबिया इज द कंट्री, उसका कैपिटल विंड हॉक।
श्रीलंका साइंस फ्री ट्रेड डील FTA विद थाईलैंड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एंड विद मैप आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। श्रीलंका इज द कंट्री लोकेटेड इन द साउथ एशिया और थाईलैंड इज द कंट्री लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो श्रीलंका का जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है? सार्क के साथ। और थाईलैंड का किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है? रीजनल मतलब इलाकाई, आसियान, ASEAN। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड आसियान? जीके पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने कुछ अरसा पहले बताए थे, मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे ओपन करें और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई श्रीलंका और थाईलैंड और आसियान ये जीके पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। तो श्रीलंका ने फ्री ट्रेड डील जिसकी एब्रीविएशन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन किया है। किन दो कंट्रीज ने? श्रीलंका और थाईलैंड ने। ये एरो की भी आप लोगों को बता रही है कि श्रीलंका और थाईलैंड ने जो है आपस में डील जो है वो साइन अप की है। अब फ्री ट्रेड एरिया से मुझे बात याद आई, सेफ्टा, सार्क, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब सार्क कंट्री जो हैं, विच कंट्री ज्वाइंस एट द एंड सार्क? अफगानिस्तान। सेफ्टा किस इलाकाई एसोसिएशन के साथ है? सार्क के साथ है। मतलब साउथ एशिया वाले कंट्रीज फ्री ट्रेड आपस में कर सकते हैं और उसे क्या कहते हैं? सेफ्टा। सेफ्टा का पुराना नाम क्या था? सेप्टा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इसका पुराना नाम था। FIFA 23rd सेशन इन 2026 इन USA, कनाडा एंड मैक्सिको। तो भाई आप लोगों को पता होगा कौन सा सेशन जाएगा इस बार फीफा सोकर फुटबॉल का? 23rd। कब? 2026 में। और मजे की बात, दो डिफरेंट बातों से, इन विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। और इन विच कंट्रीज? USA, कनाडा और मैक्सिको। विच कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट बॉर्डर लाइन? USA एंड कनाडा। विच कंट्री हैज लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर्स? चाइना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विच कंट्री लार्जेस्ट बाय एरिया? ठीक है, वो रशिया है और उसके बाद जो है वो कनाडा है और उसके बाद जो है अगले कंट्रीज हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, USA और मैक्सिको, इनको दो ओशियन लगते हैं। पैसिफिक ओशियन रेड लाइन में बताया हुआ है लेफ्ट साइड पे और अटलांटिक ओशियन राइट साइड पे रेड लाइन में बताया हुआ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड और ये किन दो कंट्रीज के साथ अटैच है? USA एंड मैक्सिको। देखें एक चीज मैंने कितनी बातें बता दी हैं। लार्जेस्ट गल्फ, दो ओशियन जो नॉर्थ अमेरिका के साथ लगते हैं, लार्जेस्ट बॉर्डर लाइन, कंट्री विद लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर्स। और नॉर्थ अमेरिका में मेन तीन कंट्रीज कौन से हैं? USA, कनाडा और मैक्सिको। एशियन कप, हम फुटबॉल की बात कर रहे थे, तो एशियन फुटबॉल कप 2024 फाइनल किन दो कंट्रीज में हो रहा है? कतर वर्सेस जॉर्डन, दोनों मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। एफकॉन अफ्रीका कप ऑफ नेशन किन दो कंट्रीज में फाइनल हो रहा है? आइवरी कोस्ट वर्सेस नाइजीरिया। आइवरी कोस्ट होस्ट भी है एफकॉन गेम्स का। तो करंट अफेयर इज द गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस वीक मैंने आप लोगों को बताया कि एशियन कप किन दो कंट्रीज में हो रहा है? कतर, जॉर्डन। एफकॉन आइवरी कोस्ट वर्सेस नाइजीरिया। तो अगले वीक तक इंशाल्लाह हम लोग नाम भी याद हो जाएंगे और हमें विनर्स का भी पता लग जाएगा। इस तरीके से आपको ज्यादा देर पर चीज याद रहती है। Olaf schools told to Netanyahu that only two-state solution is long-lasting peace. अब देखें एक ही बात है बट डिफरेंट तरीके से एग्जामिनेशन कमेटीज पूछती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं वही तरीका आप लोगों को बताऊं या किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया। तो ओलफ स्कूल
चांसलर ऑफ जर्मनी, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो ओलफ स्कूल ने नेतन्याहू को कहा है कि फलस्तीन और इसराइल का सोल्यूशन क्या है, ओनली टू स्टेट सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछेगा टू स्टेट सोल्यूशन इज रिलेटेड टू इसराइल एंड फलस्तीन, ठीक है, या इसराइल एंड फलस्तीन सोल्यूशन कौन सा वाला सोल्यूशन पेश किया गया, टू स्टेट सोल्यूशन। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बहुत मशहूर थ्योरी है टू नेशन थ्योरी, ऐसे इसराइल और फलस्तीन का क्या बयान किया गया, टू स्टेट सोल्यूशन। नॉर्थ कोरिया एबॉलिश्ड एग्रीमेंट्स विद साउथ कोरिया। मैंने पिछले से पिछले करंट अफेयर में बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपना मोनूमेंट तोड़ दिया जो साउथ कोरिया के साथ अटैच था। अब नॉर्थ कोरिया ने तमाम एग्रीमेंट्स को खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन करेंगे विच टू कंट्रीज जो है एबॉलिश्ड ऑल एग्रीमेंट्स, खत्म कर दिए तमाम एग्रीमेंट्स विद ईच अदर, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। व्हाट इज द बॉर्डर लाइन नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 38th पैरेलल लाइन। अब ये कौन से रीजन्स में है एशिया के, जैसे मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड का बताया, श्रीलंका, सार्क, साउथ एशिया का बताया। तो नॉर्थ एरिया और साउथ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो ईस्ट एशिया में आते हैं। अब बड़े मजे का क्वेश्चन वो देता है, विच साइड या विच रीजन ऑफ एशिया इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड एरिया। ईस्ट एशिया वाले चाइना, जापान, कोरिया वाले जो हैं, जैसे सैमसंग कंपनी किस कंट्री की है, ये साउथ कोरिया की है। पास पेपर का क्वेश्चन है। बॉर्डर लाइन नेम 38th पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज ईस्ट एशिया वाले, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया में। इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, holds emergency session over Senegal crisis and member exits in Nigeria। लास्ट में मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था 3 कंट्रीज, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। भाई तंबाकू की रखवाली के लिए माली होता है, तंबाकू टू बमाकू इज द कैपिटल ऑफ माली। तो 3 कंट्रीज जो इकोवास से निकल रहे थे उनके बारे में सोचने के लिए, और सेनेगल इज द कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका, इसके क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए इकोवास ने कहां पे सेशन बुलाया है, नाइजीरिया में। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। पाकिस्तान रैंकिंग थर्ड with 5.4 million child exploitation reports in last 3 years। जब भी रैंकिंग की बात होगी तो आपने पाकिस्तान की रैंकिंग और दुनिया में इस रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन था, इस रैंकिंग का पता होना चाहिए। तो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में 3 सालों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आया है, इंडिया इज ऑन द फर्स्ट एंड फिलीपाइंस इज ऑन द सेकंड नंबर। United Nation Development Program UNDP joins hand with Japanese government for flood relief after effects in Pakistan। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनेंगे तो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहां पे बनी हुई है और इसका जो है पूरी की पूरी एब्रीविएशन क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसने जापानीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में फ्लड रिलीफ के लिए काम करना है। और 2 बातें हमने याद रखनी है, ग्रीन क्या है, ग्रोथ, रेजिलेंस, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट बाय एडीपी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यूएनओ ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, घर, ग्रीन हाउसिंग अफोर्डेबल रेजिलेंट। तो घर किसने किया, यूएन ने, ग्रीन किसने किया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर नोलोंग डैम ऑन मुला रिवर। जो भी नया डैम बनता है उसके बारे में पता नहीं भाई कहां पे बन रहा है और किस रिवर पे बन रहा है। तो नोलोंग डैम
ऑन मुल्ला रिवर इन बलोचिस्तान। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन सा डैम है, किस रिवर पे है और किस एरिया में है। नलोंग ऑन मुल्ला इन बलोचिस्तान। खुरम टंगी डैम, खुरम से खुरम रिवर पे, एंड के फॉर खुरम एंड के फॉर केपीके में। दासू डैम ऑन इंडस रिवर इन केपीके। कालाबाग डैम ऑन इंडस रिवर इन मियावाली। ठीक है। आयरन ओर के रिजर्व्स, जो आयरन खाम आयरन है उसके रिजर्व्स जो हैं ये ज्यादा तादाद में कहां पे है, मियावाली में, कालाबाग के पास है। द्यामिर भाषा डैम ऑन इंडस रिवर, और ये जो है गिलगित बल्तिस्तान के पास बन रहा है। तो दासू, कालाबाग और द्यामिर तीनों जो डैम्स हैं ये इंडस रिवर्स पे बन रहे हैं। दिस वीक पर्सनैलिटीज करंट अफेयर्स की, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला बहुत फेमस है और बहुत बार जो है इसके बारे में पूछा भी गया है। स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविटीज ग्रेटा थनबर्ग, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई टेम्परेचर की बात होती है तो इसको कभी ना कभी आप बिलीव करें नोबेल प्राइज या कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड जरूर मिलेगा। और आपको ऑलरेडी पता होगा ये किस कंट्री से, स्वीडन से, और क्लाइमेट के मतलब काम करती है। नाम क्या है, ग्रेटा थनबर्ग, और बहुत यंग है ये। विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांज, इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन भी है और इस हफ्ते जो है ये करंट अफेयर्स में डिस्कस भी हुआ है इसके बारे में न्यूज। थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका ने जो विजिट किया था, एक्चुअली थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका का विजिट किया था। और श्रीलंका का विजिट क्यों किया था, क्योंकि ये डेबिट क्राइसिस का शिकार, कर्जे का शिकार हो गया था। तो उसका प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, सरिता थैविसिन। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का रनील नाम है, तो आपने बस याद रखना श्रीलंका प्रेसिडेंट रनील, जैसे इंडिया की फीमेल प्रेसिडेंट द्रौपदी। पास पेपर्स के क्वेश्चन और हमारा क्विक टेस्ट। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिकल पाकिस्तान में जस्ट 1% फीमेल को मिला है, अरूज आफ्ताब को। अब ये भी क्वेश्चन दो तरीकों से आएगा। ग्रैमी अवार्ड पाकिस्तान में किसको मिला है, अरूज आफ्ताब। एंड हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान गॉट ग्रैमी अवार्ड, ओनली 1 टाइम इन हिस्ट्री। लेगोस इज द सिटी या लार्जेस्ट सिटी ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया में किसका सेशन हो रहा था, इकोवास का। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इन इराक, यूएसए ने सीरिया और इराक पे हमला किया था, तो इससे रिलेटेड हैंगिंग गार्डन एंशिएंट वंडर ऑफ वर्ल्ड है और कहां पे है, इराक में लोकेटेड है। इराक को मेसोपोटामिया ओल्ड नेम, मेसोपोटामिया का मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। इराक का ओल्ड नेम मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया का मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, वारसक डैम 1960 में। सबसे पुराना डैम कौन सा है, वारसक, के फॉर काबुल रिवर पे ये बना है। 24th पैरेलल लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जैसे 38th पैरेलल लाइन बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ऐसे 24th पैरेलल लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वोकैबुलरी, पमल, क्रिटिसाइज सिवियरली, हम कहते हैं ना उसकी इज्जत को पमाल कर दिया, तो पमाल से आप लोग याद रखें, पमल, क्रिटिसाइज सिवियरली। ट्रायम्फ, विक्ट्री, इलेक्शन में जो विक्ट्री होगी तो ट्रायम्फ जो है वो विक्ट्री को। और हम इलेक्शन में गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। डेस्टिट्यूट मतलब पुअर। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज में जब हम सिमिलैरिटी रखते हैं तो चीज में ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है। तो प्लीज इसे लाजमन एक लिंक लाइक का बटन होता है उसे प्रेस कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट ये चीज उन लोगों में स्प्रेड होगी जो इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस लिंक को शेयर करें और प्लीज बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो बताई जाए और आप लोग इजीली उसे देख सके। थैंक यू सो मच।